Hello everyone, welcome to our YouTube channel Biology Lovers. In our today's lecture, we are studying the first chapter of class 10 biology, that is the life processes. This is the first chapter of class 10th biology. In today's video, we will study about the life processes that are happening in a living being body. The characteristics which are essential for a human or a plant or any living being to keep alive, whether it is alive or not. In this chapter, we are going to study the metabolic processes that are happening in a living body. In this lecture, we will study how eukaryotes are differentiated from the prokaryotes at the molecular level and what are the different processes in the eukaryotes to keep them alive and to keep their body functioning. So, in this lecture, we are starting with आपके एनसीईआरटी की बुक में स्टार्टिंग दी है alive and not alive. हम किस बेसिस पे किसी को लाइव बोल सकते हैं और किस बेसिस पे हम किसी को नॉट अलाइव बोल सकते हैं। मतलब हम किसी को तो ये बोल सकते हैं दैट इट इज़ लिविंग, हम बोल रहे हैं कि ये लिविंग बीइंग है, और किसी को हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो डेड है। तो ये हम किस बेसिस पर डिक्लेयर करते हैं? ये कुछ प्रोसेसेस होती हैं हमारे ह्यूमन बीइंग्स या फिर किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर, जिससे हम किसी को लाइव और नॉट अलाइव की कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है दैट यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर स्लीपिंग योर बॉडी इज नॉट फंक्शनिंग, कोई फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको डेड डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज एक मिनिमल ब्रीदिंग जो है, एक मिनिमल ब्रीदिंग जो है वो आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है ड्यूरिंग योर स्लीपिंग। द डाइजेस्टिव फंक्शन जो है वो आपका वर्क कर रहा है ड्यूरिंग द स्लीपिंग। आपका ब्रेन जो है वो वर्क कर रहा है, आपका सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो काम कर रहा है स्लीपिंग के टाइम। तो हाउ कैन वी मेक अ पीपल डेड डिक्लेयर हम कैसे कर सकते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं? तो वी कैन नॉट मेक अ पर्सन लाइव और नॉट अलाइव, हम उनको इस कैटेगरी के ऊपर तो बोल नहीं सकते कि वो स्लीपिंग कंडीशन में है या फिर वो एक्टिव कंडीशन में है। तो एक जब हम रनिंग कर रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं या फिर वैसे ही जस्ट वॉक कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये जी रहा है या ये मर रहा है। अब हम एक मोस्ट मिसकंसेप्शन जो आपका आता है लाइव और नॉट अलाइव के अंदर, आप प्लांट्स के अंदर, अब प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो जनरली ग्रीन होती है, लेकिन कई बार ग्रीन को छोड़ के वो येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर की भी होती हैं। तो इस कंडीशन पे क्या हम उनको डेड बोल देते हैं कि अगर प्लांट की लीफ ग्रीन है तो वो जीवित है, अगर येलो, ऑरेंज या ब्राउन है तो वो डेड है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो होता है कि कलर, प्लांट का ग्रीन कलर तो हमें पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से आता है, लेकिन कुछ पिगमेंट्स प्लांट के अंदर और भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से आपका ब्राउन, ऑरेंज, येलो या रेड कलर लीव्स का आता है। तो वो लीव्स या वो प्लांट भी लिविंग है जिसकी लीव्स का कलर अदर देन ग्रीन है, लिविंग है जिसकी लीव्स का कलर अदर देन ग्रीन है, अदर देन ग्रीन है, जिसकी लीव्स का कलर ग्रीन से अलग। तो हम बात कर रहे हैं अब लिविंग प्रोसेसेस की। तो मूवमेंट्स ओवर स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये तो जितनी भी प्रोसेसेस थी हमारी, ये हमें
नेक्ड आई से दिख रही थी। कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती हैं जो कि नॉट विजिबल विद नेक्ड आईज, जो कि नेक्ड आई से विजिबल नहीं होती। दैट आर, वो कौन सी मूवमेंट होती हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। मॉलिक्यूलर मूवमेंट आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं कि एक सेल जो है वो डिवाइड करती है। सेल के अंदर डिवीजन होता है, दो तरीके से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। क्या ये आपको विजिबल होती है? विजिबल थ्रू आईज। क्या आपकी नॉर्मली आईज से ये विजिबल होते? नहीं होते, दीज आर नॉट विजिबल। तो ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर जितना भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट है या मॉलिक्यूल्स की जो भी ये मूवमेंट हो रही है, इसकी वजह से आप प्रोसेसेस इनको बोलते हैं। ये प्रोसेसेस विजिबल नहीं होती हैं नेक्ड आइज के थ्रू, तो इनको भी हम जनरली क्या है, ये नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि ये आपको नेक्ड आई से तो दिखेंगी ही नहीं। ठीक है, तो ये दिखती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। ठीक है, अब एक कंसेप्शन ये भी बोला जाता है कि आपकी जो हैं ये बोलते हैं हम कि प्रोकैरियोट्स जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है हमारा वायरस है ना, वायरस, बैक्टीरिया है हमारा, वायरस है, तो इनके अंदर तो ये सब सिस्टम होते ही नहीं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। इनका स्ट्रक्चर तो नॉट मच कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को भी हम एक क्राइटेरिया जो है लिविंग और नॉन लिविंग का जो क्राइटेरिया है, इसको हम नहीं मानते। तो इसको भी हम लिविंग और नॉन लिविंग को इससे भी हम लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से जो हमारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये क्राइटेरिया भी नहीं हो सकता लिविंग और नॉन लिविंग का, क्योंकि हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस के है, इनके अंदर तो मॉलिक्यूलर जो लेवल है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो विजिबल नहीं है। तो इस कंडीशन को भी हम जो है लिविंग और नॉन लिविंग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा है ही क्या जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, या जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। और क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाई मोलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। एक क्वेश्चन तो ये आता है आपका, और एक क्वेश्चन आता है आपका कि ऐसा व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट that provides a difference between living and non-living. So
लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो फुलफिल करता है? ठीक है, तो अब हम इनके आंसर्स को ढूंढते हैं, हम शुरू करते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द मेन टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो हमारा जो क्राइटेरिया है जो इन चीज़ों को फुलफिल करता है, जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, वो एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वेदर द सिस्टम इज, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। तो अब हम बात करते हैं। देखो, आपने नाइन्थ में पढ़ा था नाइन्थ में कि हमारी ये जो सेल है या फिर हमारी बॉडी की अगर हम बात करें, बॉडी या फिर सेल की, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। दोनों चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड। सेल्स मिलके बनाती हैं आपका टिश्यू, टिश्यूज मिलके बनाते हैं आपके ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपका बनाता है ऑर्गेनिज्म। तो ये एक वेल डेवलप्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, ये हमें पता है। तो इसकी वजह से जो है आपके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं। कुछ मैकेनिज़म्स ऐसे होते हैं कि जो रिपेयर हो जाते हैं या मेंटेन हो जाते हैं, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की वजह से हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी परफॉर्म करती है सम essential processes, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब हमारा मेन टॉपिक आता है लाइफ प्रोसेसेस। तो अब हम बात करते हैं व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी तक हमने जनरल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या है? लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या है? लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है बच्चे, लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस which together perform the maintenance function in body are called life process। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। अब हम रिपीट करते हैं दोबारा। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या? प्रोसेसेस जो टुगेदर परफॉर्म करती हैं, कुछ ऐसी मेंटेनेंस को परफॉर्म करती हैं, फंक्शन को बॉडी के अंदर, जो मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस हमारी बॉडी के अंदर नेसेसरी है, ये हमें पता चल गया, लेकिन इस मेंटेनेंस को कराने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं है? अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इस लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये आती है फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। कहाँ से आती है? आउटसाइड
तो हमने बात की कि एनर्जी रिक्वायर्ड है और एनर्जी आएगी आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। अब द मेंटेनेंस प्रोसेसेस नीडेड क्यों है? तो ये क्वेश्चन हमने किया था पीछे कि व्हाई आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस नीडेड फॉर द बॉडी? दीज आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। हमने बात की कि मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेसेस are needed to prevent damage। तो इस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, इन्हें चाहिए होती है एनर्जी। ठीक है, डैमेज एंड ब्रेकडाउन ऑल्सो, एंड ब्रेकडाउन प्रोसेस एंड ब्रेकडाउन, और जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, हमें एनर्जी इज नीडेड। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू प्रोसेस दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड, हमने बात की। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कुछ एक प्रोसेस ऐसी होती होगी, some process is there जो इस एनर्जी को यहाँ ट्रांसफर कर देती है। क्या है कि some process is there that transfer a source of energy from outside the body to और जिसको हम बोलते हैं, जो बाहर से ट्रांसफर आती है, दैट इज द फूड, जो हमारा फूड है, विच वी कॉल फूड, टू इनसाइड, एंड प्रोसेस वी कॉमनली नोन एज, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ source of energy from outside the body to inside, और वो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो है आपका फूड। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो आपका फूड है। इफ द बॉडी साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होनी है तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल नीडेड है। ठीक है, और हम रेस्पायर कर रहे हैं या फिर प्लांट्स रेस्पायर कर रहे हैं तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो एक फूड का सोर्स है उनके लिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि उसके लिए सोर्स ऑफ फूड है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट और एयर मींस कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे अंदर फूड है। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रिशनल प्रोसेस है जिसके अंदर ये डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है सोर्स ऑफ फूड जो है, सोर्स ऑफ एनर्जी
जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई प्लांट है तो उसको क्या चाहिए आपका अगर कोई प्लांट है तो उसके लिए सनलाइट, और आपका प्लांट के लिए सनलाइट और आपका कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर फूड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है कि उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। वो डिपेंड करता है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी क्या। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी ये वेरी करता है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ओके अब बात करते हैं द सोर्स ऑफ एनर्जी देयर फॉर नीड टू। अब हमने सोर्स ऑफ एनर्जी को ले लिया, हमारी बॉडी के अंदर इस सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने ले लिया। तो अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, नाउ दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, this source of energy, now the source of energy therefore need to be broken down or build up in body, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है and must be finally converted to must be finally converted to uniform source of energy, uniform source of energy। और ये जो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर बॉडी ग्रोथ, ठीक है। अब इसी एनर्जी को जो है वो लिया जाता है। ये बात हो गई हमारी, जैसे हम फूड लेते हैं तो हमारा फूड जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी तब तक नहीं है जब तक हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होके सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब हमने फूड तो लिया है लेकिन उसके अंदर स्टार्च मॉलिक्यूल्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उनको सेपरेट करके उनकी अपनी अपनी जगह तक पहुंचाना और उनको उस फूड से बाहर निकालना, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना बॉडी के अंदर, है कि नहीं। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको तोड़ा जाता है और प्लांट्स के अंदर उल्टा है कि वो सनलाइट को और CO2 को और वाटर को लेंगे और फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने लिखा द सोर्स ऑफ एनर्जी देयर फॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ड अप, या फिर उन्होंने कहा और बिल्ड अप मतलब बनाने। तो प्लांट्स के अंदर तो बिल्डअप होगी इन द बॉडी और हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर वो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, और फाइनली कन्वर्टेड टू ए यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन। हाँ अब आती है हमारी रेस्पिरेशन। अब इस ब्रेक डाउन में हेल्प कौन कराएगा, इस ब्रेक डाउन में हेल्प कराएगी आपकी रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन में हेल्प कराएगी आपकी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस जो है वो है आपकी रेस्पिरेशन। क्या है आपकी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज योर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस of acquiring
the process of acquiring oxygen from outside the body, and use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is called respiration. उसी को हम क्या बोलते हैं? That is known as your respiration. The process of acquiring oxygen हमने ली बाहर से, ठीक है, एंड यूज किया प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड. अब ये ऑक्सीजन यूज हुई फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड के ब्रेकडाउन के लिए यूज होती है ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ब्रेकडाउन फूड यूज हुआ सेलुलर नीड्स के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं आपकी रेस्पिरेशन. तो ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है. अब बात आती है कि रेस्पिरेशन भी अलग अलग तरीके से होती है. रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज के अंदर होती है. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो होती है बाय सिंपल डिफ्यूजन से होती है, ठीक है. सिंपल डिफ्यूजन तो हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर तो पढ़ लिया कि सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होती है. यूकैरियोट्स के अंदर जो आपकी रेस्पिरेशन होती है वो होती है बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या फिर टिश्यू, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाई डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आंसर क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन कैन नॉट फुलफिल बिकॉज इफ द respiration takes place by simple diffusion, the each and every cell cannot fulfill the amount of oxygen required. तो हर एक सेल वो को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जितनी उसे चाहिए. तो ये सिंपल डिफ्यूजन, इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर तो हो सकती है लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर नहीं हो सकती. अब हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है सर्कुलेशन. Circulation is the process of transportation of food and oxygen from one place to another in the body is called circulation. अब रेस्पिरेशन ने ब्रेक डाउन किया फूड मटेरियल को. हमने बात की कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज ब्रेकन डाउन बाय रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को लेके यूटिलाइज कर. अब वो जो मटेरियल है जो ब्रेक डाउन हुआ उसको एक सेल से दूसरी सेल तक भी तो पहुंचाना है, जिसको कौन काम करता है, उसको प्रोसेस को करता है सर्कुलेशन. कौन प्रोसेस को फुलफिल करता है? सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन है क्या? सर्कुलेशन एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, फूड की एंड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बॉडी इज नोन एज सर्कुलेशन. अब सर्कुलेशन के बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आती है एक्सक्रीशन. Excretion is the process of removal of waste product from body is called excretion. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? Excretion बोलते हैं, process of removal of waste product from body. तो अब बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हुई जिसके अंदर दो तरीके के प्रोडक्ट बने. एक तो यूजफुल प्रोडक्ट हुआ जिसको बॉडी यूटिलाइज कर लेगी, एक बना हार्मफुल प्रोडक्ट
जिसको बॉडी जो है रिमूव आउट करेगी, क्योंकि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम एंड इट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू द बॉडी। तो इसकी वजह से इसको रिमूव आउट कराना पड़ेगा, जिससे आपका किस प्रोसेस से होगा, वो होगा आपका प्रोसेस बाय एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के अंदर भी एक सेल ने अपना एक्सक्रीट प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकाला। किसी सेल के अंदर से आपका वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ, सेल के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हो गया, और अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को एक सेल से दूसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी टिश्यू तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? वो काम भी आपका सर्कुलेशन ही करेगा, सर्कुलेशन ही करेगा। तो ये आपका था लाइफ प्रोसेसेस की जनरल जो है आपकी वो ये थी। तो पहली हमारी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हम किस बेसिस पे एक पर्सन को अलाइव एंड नॉट अलाइव की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसके अंदर पहली प्रोसेस आती है न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन है क्या? ये प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू द बॉडी इनसाइड। नेक्स्ट प्रोसेस हमने पढ़ी रेस्पिरेशन, जो है क्या? नेक्स्ट प्रोसेस respiration is generally the process of acquiring of oxygen outside from outside the body and use it in the form process of breakdown of food source is called respiration for cellular needs। cellular needs के अंदर के लिए फूड को ब्रेक डाउन कराना ऑक्सीजन के थ्रू, जो ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी से इनसाइड जाती है, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है ये बाय सिंपल डिफ्यूजन, यूकैरियोट्स के अंदर ये होती है बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और टिश्यू। अब हमारे आते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन बॉडी इज नोन एज सर्कुलेशन। एक बॉडी से दूसरी, एक बॉडी के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी भी प्रोडक्ट या मटेरियल को लेके जाना is known as circulation। and last is the excretion, removal of waste product from body is called excretion। तो इन बेसिकली इन 4 कैटेगरीज के अंदर 4 प्रोसेसेस या प्रोसेसेस के ऊपर हम एक पर्सन को अलाइव और नॉट अलाइव में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हमारा आता है, अभी तक तो हमने जनरल डिस्कशन किया, अब पहली प्रोसेस न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या थी? हमने अभी पढ़ी दैट न्यूट्रिशन इज ट्रांसफर ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू इनसाइड। सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीडेड टू बी ब्रेक डाउन और बिल्ड अप, या तो खुद बनाई जाएगी या फिर ब्रेक डाउन, उसी किसी की बनाई हुई को यूज करके उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो अब न्यूट्रिशन आता है। तो ये तो था न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के अंदर 2 मोड्स होते हैं, 2 तरीके से न्यूट्रिशन होती है। एक होती है बाय ऑटोट्रॉफ्स, एक होती है बाय हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कराते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से जो खुद का फूड सिंथेसाइज कराएंगे वो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ्स, जो ऑटोट्रॉफ्स के बनाए हुए फूड को यूटिलाइज करते हैं। फूड सिंथेसाइज्ड बाय ऑटोट्रॉफ इज यूटिलाइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स उस फूड को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, और ब्रेक डाउन करेंगे इस फूड को इनटू देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब ये ऑटोट्रॉफ्स जो हैं ये करते कैसे हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। ये अपना फूड बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच autotrophs takes in substances from outside and convert into stored form of energy। बाहर से ये फोर्स को, एनर्जी को लेंगे और कन्वर्ट करेंगे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। तो ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये क्लोरोफिल और सनलाइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। मटेरियल को अंदर लिया जाता है किस फॉर्म में? CO2 और O2 की फॉर्म में।
और H2O CO2 और वाटर की फॉर्म में, और कन्वर्ट किया जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, कन्वर्ट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और बना किस में, देखो अब कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया CO2 और वाटर से, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट कुछ तो यूटिलाइज कर लेगी बॉडी, कुछ यूटिलाइज नहीं करेगी बॉडी। तो जिसको यूटिलाइज कर लेगी वो तो बॉडी ने यूटिलाइज कर ही लिया, और जो यूटिलाइज नहीं हुआ उसको स्टोर कर लेगी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में उस फूड को वो यूटिलाइज करेगी बाद में, उसको स्टोर कर लेगी स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। अब ये तो था प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स के अंदर स्टोर होती है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। अब एक इक्वेशन आती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें क्या है कि 6 CO2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे 12 H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की बनाएंगे C6H12O से ग्लूकोज बनाएंगे प्लस O2 बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे। तो वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी और ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो ये थी जनरल इक्वेशन। अब हम इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टेकन प्लेस। कैसे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं कि जिससे फोटोसिंथेसिस होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, नेसेसरी होते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे हम। इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद हम फर्दर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो इन आवर टुडेज वीडियो इट्स वाज जस्ट अ बेसिक, and in our next video we will be starting the main chapter। तो ये था आपका जनरल चैप्टर का जनरल टॉपिक। अब हमारा मेन चैप्टर जहाँ से शुरू होगा that will be in our next video। Thank you all for watching my video। I hope you all liked my video। I hope you all have learned something from my video, and please do like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that you can get every notifications regarding the biology. In our next video we will be completing further more chapter। Thank you all। इक्वेशन के बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और उसके बाद हम फर्दर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो इन आवर टुडेज वीडियो इट्स वाज जस्ट अ बेसिक, and in our next video we will be starting the main chapter। तो ये था आपका जनरल चैप्टर का जनरल टॉपिक। अब हमारा मेन चैप्टर जहाँ से शुरू होगा that will be in our next video। Thank you all for watching my video। I hope you all liked my video। I hope you all have learned something from my video, and please do like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon so that you can get every notifications regarding the biology। In our next video we will be completing further more chapter। Thank you all।